नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज। जी, ईवीज का भविष्य। हाँ, भविष्य। ओलास S1 Pro, टाटा नेक्सॉन ईवी, एथर 450X, ये सब नाम तो हम आजकल सुन ही रहे, काफी चर्चा में है। बिल्कुल, हर तरफ सुनाई देते हैं ये नाम। पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत की सड़कें वाकई इलेक्ट्रिक होने के लिए तैयार हो रही हैं, या फिर ये अभी भी थोड़ी दूर की कौड़ी है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो करीब 2025 की मौजूदा स्थिति को देखती है। अच्छा। और उसमें क्या रुकावटें हैं, क्या कोशिशें हो रही हैं सरकारी और निजी दोनों तरफ से, उन सब पे थोड़ी रोशनी डालती है। तो चलिए इस बातचीत से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे स्रोत मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं। भारत असल में कहाँ खड़ा है ईवीज को लेकर? बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि आंकड़ों और जो जमीनी हकीकत है उसे जोड़कर देखें। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो कहते हैं भविष्य इलेक्ट्रिक है, हाँ, पर दूसरी तरफ कई व्यवहारिक सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं अभी के हालात से। 2025 में अगर हम देखें तो कुल गाड़ियों में ईवीज का हिस्सा कितना बन पाया है? क्या ये पेट्रोल डीजल का सच में विकल्प बन रही हैं? देखिए, आंकड़ों को देखें तो अभी हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है। हम शायद कुल वाहनों में महज 3 से 4% की बात कर रहे हैं। सिर्फ 3-4%? अच्छा। हाँ, हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 पहिया सेगमेंट में रफ्तार काफी अच्छी पकड़ी है। हाँ, स्कूटर्स तो काफी दिखते हैं अब। बिल्कुल, शायद इसलिए कि उनकी जरूरतें थोड़ी अलग हैं, कीमत भी कम है कार के मुकाबले। लेकिन जहां तक 4 पहिया गाड़ियों की बात है, वो अभी भी ज्यादातर महंगी हैं। और उनका चलन मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित दिखता है। मतलब मेट्रो शहर हो गए या टियर 1 शहर। छोटे शहरों में अभी उतनी नहीं पहुंची है। जो विज्ञापनों में क्रांति सी दिखती है वो शायद अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी है। एक तरह से कह सकते हैं, रफ्तार है पर शायद उतनी नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा सवाल शायद चार्जिंग का आता है। सुनने में आता है कि हाईवे पर या छोटे शहरों में पॉइंट्स मिलना मुश्किल है। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है क्या? आपकी बात काफी हद तक सही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे पेट्रोल पंप हमें हर थोड़ी दूर पर मिल जाते हैं, वैसी सुविधा अभी चार्जिंग स्टेशनों के साथ नहीं है, खासकर छोटे शहरों में, और हाईवे पर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हाईवे पर लंबी दूरी जाने में तो सोचना पड़ता होगा। बिल्कुल, जब तक ये नेटवर्क मजबूत और भरोसेमंद नहीं बनता, तब तक लोगों के मन में एक हिचक रहेगी, खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए, या अगर कोई छोटे शहर में रहता है। ये कुछ वैसा ही है कि मान लीजिए स्मार्टफोन तो आ गए, पर चार्जर सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही मिले। सही उदाहरण है। और दूसरी बड़ी चुनौती जिसका जिक्र होता है वो है बैटरी और कीमत। बैटरी बहुत महंगी पड़ती है शायद। हाँ बिल्कुल, ईवी की कुल कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैटरी ही होती है। और दिक्कत यह है कि फिलहाल ज्यादातर बैटरी या फिर उनके जो जरूरी हिस्से हैं वो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। अच्छा, तो इससे लागत बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब तक बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आता या फिर यहीं देश में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं होता, तब तक ये कीमत एक बड़ी बाधा रहेगी। भले ही गाड़ी के बाकी हिस्से शायद उतने महंगे ना हो। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और पहलू है कई इलाकों में बिजली की सप्लाई। वो कितनी भरोसेमंद है ये भी देखना पड़ता है। अगर बिजली ही बार बार जाती है तो ईवी चार्ज कैसे होगी? ये भी सही बात है। इसके अलावा एक और चिंता जो लोग बताते हैं वो है रेंज एंजाइटी। मतलब गाड़ी एक बार चार्ज करने पर कितना चलेगी, इसकी फिक्र। कंपनियां तो बताती हैं 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, पर असल में उतना मिलता है क्या? ये बहुत ही जायज चिंता है। देखिए, कंपनियां जो रेंज बताती हैं वो अक्सर बिल्कुल आदर्श परिस्थितियों में टेस्ट की जाती है, लैब कंडीशन में। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप असल सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में एसी चलाकर, या मान लीजिए पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो रेंज काफी कम हो सकती है। ये अंतर लोगों को परेशान करता है। और पुरानी ईवी बेचने का क्या मतलब, रीसेल वैल्यू को लेकर भी कुछ अनिश्चितता है? जी हाँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है और तेजी से बदल भी रही है। तो पुरानी ईवीज की रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी, इसको लेकर बाजार में अभी थोड़ी कह सकते हैं कि स्पष्टता नहीं है। लोग सोचते हैं कि 2-4 साल बाद बेचने जाएंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी या नहीं। तो ये तो हुई सारी चुनौतियां, चार्जिंग, कीमत, रेंज, रीसेल वैल्यू, बिजली सप्लाई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। सरकार और कंपनियां भी तो कुछ कदम उठा रही होंगी। नहीं, बिल्कुल कोशिशें तो हो रही हैं। सरकार की तरफ से देखें तो फेम 2 जैसी सब्सिडी योजना चल रही है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर कुछ छूट मिलती है। जी, इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे रही हैं, जैसे रोड टैक्स में छूट,
रजिस्ट्रेशन फीस में कमी, जीएसटी की दर भी ईवीज पर कम रखी गई है। और प्राइवेट कंपनियां जैसे ओला इलेक्ट्रिक, टाटा, एथर, इनका क्या रोल है? ये कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, एथर एनर्जी, एमजी मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी लाने में भारी निवेश कर रही हैं। ये नए मॉडल्स ला रही हैं, फैक्ट्रियां लगा रही हैं। और हमने स्रोतों में ये भी देखा कि कुछ कंपनियां बैटरी स्वैपिंग या चार्जिंग के नए तरीकों पर भी काम कर रही हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। निजी क्षेत्र बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां आप डिस्चार्ज बैटरी देकर चार्ज की हुई बैटरी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए काफी काम का हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही सोलर एनर्जी से चलने वाले चार्जिंग पॉइंट्स लगाने पर भी काम हो रहा है और सर्विसिंग का नेटवर्क भी धीरे धीरे बन रहा है। और सरकारी स्तर पर बसों वगैरह को भी ईवी में बदला जा रहा है। जी हाँ, कई राज्य सरकारें अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रही हैं। सरकारी विभागों में भी ईवीज को शामिल किया जा रहा है। ये सब अच्छी पहल है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड, इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी है। मतलब एक साफ राष्ट्रीय दिशा और लोगों में जागरूकता, वो शायद अभी उतनी नहीं है। ये बात सही है। कोशिशें हो रही हैं, पर वो थोड़ी बिखरी हुई सी लगती हैं कभी-कभी। एक मजबूत, एक समान राष्ट्रीय नीति जो इन सभी पहलुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर इंसेंटिव सबको एक साथ लेकर चले, उसकी जरूरत महसूस होती है। और साथ ही आम लोगों में ईवीज को लेकर सही जानकारी और जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, चुनौतियां भी हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, तो भविष्य आखिर दिखता कैसा है? क्या हम वाकई एक इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये अभी भी सवालों के घेरे में है? को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन ये भविष्य कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। क्या शर्तें हैं वो? सबसे पहली और जरूरी शर्त तो वही है, चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क। इसे पेट्रोल पंप की तरह फैलाना होगा, हाईवे पर, छोटे कस्बों तक। दूसरी शर्त, बैटरी की लागत और उत्पादन। हाँ, बैटरी का उत्पादन बड़े पैमाने पर देश में ही होने चाहिए, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और लागत घटे। तीसरी बात, 2 पहिया और तिपहिया वाहनों पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भारत में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनको पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना ज्यादा आसान और असरदार हो सकता है। और जागरूकता? और सबसे अहम, जैसा हमने कहा, जागरूकता। स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया के जरिए लोगों को ईवीज के फायदे, उनकी सीमाएं और उनके इस्तेमाल के सही तरीकों के बारे में बताना होगा। मिथकों को दूर करना होगा। और अगर ये सब शर्तें पूरी नहीं होती तो क्या होगा? तो फिर ये खतरा है कि ईवी सिर्फ बड़े शहरों और जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम लोग हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाएं। मतलब एक तरह का डिजिटल डिवाइड जैसा इलेक्ट्रिक डिवाइड हो जाएगा। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, क्लीन मोबिलिटी, प्रदूषण कम करना, वो भी पूरी तरह हासिल नहीं हो पाएगा। देश का एक बड़ा हिस्सा इस बदलाव से शायद अछूता रह जाए। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सफर अभी कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में है। इरादे नेक हैं, तकनीक भी आ रही है जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, लागत, बैटरी टेक्नोलॉजी का स्थानीयकरण और लोगों की सोच और जानकारी, ये सब ऐसी बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक गाड़ी बदलने या टेक्नोलॉजी बदलने का मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल परिवर्तन है। और इसके लिए सिर्फ तकनीकी तैयारी काफी नहीं है। इसके लिए हमें हर स्तर पर, समाज के स्तर पर, नीति के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत और सोची समझी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। और इसी नोट पर आज के इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। जी। सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बड़े इलेक्ट्रिक परिवर्तन के लिए सिर्फ तकनीकी रूप से तैयार होने पर ध्यान दे रहा है, या फिर हमें सामाजिक और ढांचागत स्तर पर जो गहरी तैयारी चाहिए उस पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।